गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बीकॉम पार्ट सेकंड का बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर सेकंड फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता के आधारभूत तत्व में हमने जो आज में हमारा जो व्याख्यान है सृजनशीलता, नवाचार एवं उद्यमी, तो हमने हमारे जो पिछला जो वीडियो था वो सृजनशीलता पे था, यानी कि क्रिएटिविटी पे। इस वीडियो में हम इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर का जो इनोवेशन है वो किस किस तरह के इनोवेशन करता है, उसके लिए उनकी क्या आवश्यकता होती है, उनकी प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नवाचार जो है, अगर हम साधारण शब्दों में बात करें नवाचार के बारे में, इनोवेशन के बारे में, तो ये नए ज्ञान एवं तकनीक का उपयोग करके उत्पादों तथा सेवाओं का उत्पादन या वितरण करना ही नवाचार है। यानी कि आपको जो नई टेक्निक, नई नॉलेज का आपको इनोवेशन करना पड़ेगा अपने अभी जो आप सेवाएं दे रहे हैं प्रचलित समय में, या आप कुछ नया वेंचर करना चाहते हैं, नई संस्था का स्थापना करना चाहते हैं, तो उसमें आप भी प्रचलित जो ज्ञान या तकनीक या जो विधियां जो अभी काम में ले रहे हैं अभी के वर्तमान के उद्यमी, उनसे कुछ अलग हटकर आप क्या प्रयोग करते हैं वो करना ही नवाचार कहलाता है। सृजनशीलता के गुण से नवीन विचारों, कार्यविधियों, तकनीकों आदि का आविष्कार होता है। उद्यमी उन आविष्कारों को अपनाता है और उनका व्यापारिक उपयोग करता है तो वह नवाचार कहलाता है। मतलब क्रिएटिविटी अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके आधार पर जिन गुणों का, जिन विचारों का, कार्यविधियों का, तकनीकों का आविष्कार होता है, उन सभी थॉट्स का, कार्यविधियों का, टेक्निक्स का वो अपने आने वाला जो व्यापार वो करना चाहता है उस व्यापार में उन आविष्कारों का, उन टेक्निक्स का यूज़ करता है, तो हम उसे नवाचार कहते हैं। स्टूडेंट्स, उद्यमी नवाचार का कारण एवं परिणाम ही होता है। मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कुछ इनोवेटिव करने की जब वो सोचता है या करता है तभी वो एक उद्यमी बन सकता है। नवाचार करने से ही कोई व्यक्ति उद्यमी कहलाता है, तो नवाचार करने से ही भविष्य में उद्यमियों का विकास भी होता है। नवाचार उद्यमी का प्रमुख उपकरण है। मतलब अगर आपको कोई अपना वेंचर वो करना है, स्थापित करना है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई इनोवेटिव टेक्निक का या रिसोर्सेज का आपको अपने उस उद्यम में प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में या बाज़ार में विद्यमान या जो स्थापित जो कंपनियां हैं उनसे आप प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। अब अगर हम इनकी परिभाषाओं की हम बात करें नवाचार की, तो एक जो विद्वान है फ्रीमैन, उन्होंने इसकी जो परिभाषा दी है कि ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप नए उत्पादों या सेवाओं के प्रस्तुत करने में नए ज्ञान का उपयोग करना ही नवाचार है। यह आविष्कार प्लस व्यावसायिकरण का एक कॉम्बिनेशन है या इसका मिला जुला रूप है। जब आप कुछ नया आविष्कार करते हैं अपने उत्पादों या सेवाओं को प्रस्तुत करने के लिए, जैसे ग्राहकों की जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुसार आप कुछ वो करते हैं, कुछ इनोवेटिव करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे रतन टाटा ने जब नैनो कार बनाई थी तो उन्होंने एक कहानी का जिक्र भी उसमें किया था। जब उन्होंने उसका सबसे पहले लॉन्च किया था या उसका जो फर्स्ट लुक जो ग्राहकों के सामने उन्होंने पेश किया था, उसके संबंध में उन्होंने कहानी भी सुनाई थी कि उन्होंने एक सिग्नल पर किसी फैमिली को देखा जो एक बाइक पर 4 जने उसमें बैठे हुए थे, तो उनको देखकर उनको टाटा नैनो का एक कॉन्सेप्ट उनके मन में आया कि यार एक फैमिली के लिए एक ऐसी कार जो एक बजट हो, एक बजटेबल कार हो, मतलब कम कीमत पर उन्हें कार मिल जाए मोटरसाइकिल की लगभग बराबर की कीमत में, और उनको धूप से, छाँव से, बारिश से वो बचा सके। तो इसी कॉन्सेप्ट को या इस आवश्यकता को लेकर उन्होंने उस टाटा नैनो का आविष्कार किया था। दूसरा जो परिभाषा है वो है एलन अफूह की। उन्होंने बताया है ग्राहकों की आवश्यकता के नए उत्पाद या सेवा को प्रस्तुत करने में प्रौद्योगिकी एवं बाजार ज्ञान का उपयोग करना ही नवाचार है। ग्राहकों की आवश्यकताओं का ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप
मार्केट में आना चाहते हैं तो ग्राहकों की एट प्रेजेंट वर्तमान में क्या क्या आवश्यकताएं हैं उन्हीं के अनुरूप आपको कार्य करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो आप प्रोडक्ट या सर्विस जो उनको देना चाहते हैं उसमें आप कितना टेक्नोलॉजिकल या कितना आप उसमें टेक्निक्स का न्यू टेक्निक्स का आप इस्तेमाल करते हैं, इस बात का इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा असर होता है। एक और जो परिभाषा है मैरी कॉल्टर के अनुसार, उन्होंने कहा है नवाचार वह प्रक्रिया है जिसमें किसी रचनात्मक विचार को लिया एवं उसे उपयोगी उत्पाद, सेवा अथवा प्रक्रिया में परिवर्तित किया जाता है। मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव कोई थॉट अगर किसी के मन में हो तो वह उसे अपने ग्राहकों तक उत्पाद, सेवा या प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित कर अपने ग्राहकों तक पहुंचाता है, तो उसे भी हम इनोवेशन कहते हैं। निष्कर्ष रूप में हम बात करें इन परिभाषाओं की, तो नवाचार किसी उद्यमी का वह प्रयास है जिसके द्वारा वह तकनीकी एवं बाजार संबंधी ज्ञान का उपयोग करते हुए ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप नए उत्पादों अथवा सेवाओं को प्रस्तुत करता है। स्टूडेंट्स में आप देखेंगे कि उद्यमी हमेशा उसमें कोई ना कोई एफर्ट करेगा। एट प्रेजेंट जो प्रेजेंट टाइम में जो भी ग्राहक या जो भी उद्यमी ग्राहकों को जो वस्तुएं या सेवाएं दे रहे हैं उसमें वो नया क्या कर सकता है, उसके लिए वो बाजार संबंधी ज्ञान एवं टेक्निक्स का यूज़ करता है और उनका यूज़ करते हुए कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, कुछ नए लुक में या नए फ्लेवर में ग्राहकों तक पहुंचाता है अपनी सेवाओं या उत्पादों को, तो उसे हम नवाचार कहते हैं। अब अगर हम इसकी नवाचार की विशेषताओं की बात करें तो उसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नवाचार एक प्रक्रिया। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि नवाचार एक व्यवस्थित एवं अनुशासनबद्ध प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अवसरों का उपयोग करते हुए नए उत्पादों एवं सेवाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। मतलब ये एक प्रोसेस है, मतलब ये कभी भी ऐसा नहीं है कि आप एक जगह आके आप रुक जाओगे, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस से चलता रहेगा। आप अभी ग्राहकों को सेवाएं या कुछ उत्पाद उपलब्ध करवाते हैं, उसके बाद में आपको फिर कुछ नया करना पड़ेगा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। दूसरा जो इसका पॉइंट है नवीन ज्ञान का उपयोग। स्टूडेंट्स, नवाचार प्रक्रिया में हमेशा नवीन ज्ञान का उपयोग ही किया जाता है। यह ज्ञान मूलतः दो प्रकार का होता है। प्रथम प्रौद्योगिकीय यानी कि टेक्नोलॉजिकल, और द्वितीय बाजार संबंधी नया ज्ञान। मतलब आपको टेक्निकली आपको कुछ नया लाना, जो भी अभी मार्केट में चल रहा है उसके आधार पर जो नई टेक्निक्स है उसके आधार पर आपको अपने उत्पाद और सेवाओं का विस्तार करना होगा। द्वितीय जो ज्ञान होता है वो होता है बाजार संबंधी नया ज्ञान, के बाजार में अभी कौन सा नया ज्ञान या नई सोच विकसित हो रही है, नया विचार विकसित हो रहा है, उसके आधार पर आपको नया काम करना होगा। तीसरी जो इसकी विशेषता है आविष्कार का व्यावसायिकरण। नवाचार किसी आविष्कार का व्यावसायिकरण है। अगर हम बात करें तो नवाचार को, जैसे इसकी डेफिनेशन में भी ये बात आई थी कि आविष्कार प्लस व्यावसायीकरण, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो वो नवाचार कहलाता है। कि आपने कुछ इनोवेटिव किया लेकिन अगर आपने उसको बाजार में पेश नहीं किया तो वो उसका आपको कुछ रिटर्न नहीं दे पाएगा कोई फाइनेंशियल रूप में, तो आपको कुछ आविष्कार करके उसको बाजार में प्रस्तुत करना होगा सेवाओं या उत्पाद के रूप में। अगला जो पॉइंट है नवीन उत्पादों या सेवाओं का प्रस्तुतिकरण। नवाचार का अंतिम उद्देश्य नवीन उत्पादों एवं सेवाओं को विक्रय हेतु प्रस्तुत करना होता है। नवाचार तभी वास्तव में नवाचार कहलाएगा जबकि किसी नए उत्पाद या सेवा को बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अगर आपने कोई इनोवेशन किया और उसको बाजार में अगर आपने प्रस्तुत नहीं किया तो वो एक आपको कमर्शलाइजेशन नहीं हो पाएगा उस उत्पाद का, उसका आपको कोई रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो जो भी आप इनोवेटिव काम करते हैं तो उसको आपको बाजार में प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी होता है। फिफ्थ जो इसका पॉइंट है कम मूल्य पर बेहतर उत्पाद अथवा सेवाएं। स्टूडेंट्स, नवाचार का एक लक्षण यह है कि इसके कारण कम मूल्य पर बेहतर उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध होती है। यदि नवाचार प्रक्रिया के द्वारा निर्मित वितरित उत्पाद विद्यमान उत्पादों से सस्ते एवं अच्छे नहीं होंगे तो उसे हम नवाचार नहीं कह सकते, क्योंकि इनोवेटिव जो भी काम होगा वो प्रस्तुत अभी जो प्रेजेंट में जो
सेवा या उत्पाद है उससे हम कम कीमत पर अगर हम बेचेंगे तभी वो कुछ इनोवेशन कहलाएगा। नेक्स्ट 6 जो पॉइंट है, उपयोगिता एवं संतुष्टि में वृद्धि। नवाचार ऐसे उत्पादों और सेवाओं का को प्रस्तुत किया जाता है जिसमें ग्राहकों को अपेक्षाकृत अधिक उपयोगिता एवं संतुष्टि प्राप्त होती है। एक जो पीटर ड्रकर है उन्होंने भी इनके बारे में कुछ इस पॉइंट के रिगार्डिंग कुछ बोला था। नवाचार के द्वारा ग्राहकों को संसाधनों से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को परिवर्तित किया अथवा बढ़ाया जाता है। मतलब जो ग्राहक हैं वो आपके उत्पाद और सेवाओं को अगर यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उनकी संतुष्टि का स्तर भी उच्च होना चाहिए पहले की तुलना में। अगला जो है उद्देश्य। प्रत्येक इनोवेशन का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। कमर्शलाइजेशन से अपन बात करें तो हर नवाचार का उद्देश्य उपभोक्ता की संतुष्टि में वृद्धि कर लाभ कमाना होता है। जब ग्राहकों की जो आवश्यकता है या उनकी संतुष्टि अगर उसमें वृद्धि होती है तो एक संस्था को लाभों की भी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सृजनात्मकता का परिणाम, मतलब ये क्रिएटिविटी का रिजल्ट होता है। नवाचार सृजनात्मक क्षमता का परिणाम है। जब लोग सृजनात्मक तरीके से सोच विचार करते हैं तो नवाचार के अवसर विकसित होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इनोवेशन है वो क्रिएटिविटी का रिजल्ट होता है। अगला है नवाचार एवं आविष्कार में अंतर। नवाचार एवं आविष्कार में अंतर होता है। आविष्कार से तात्पर्य किसी भी नए उत्पाद, नई उत्पादन तकनीक, नई कार्य प्रणाली, नई वितरण व्यवस्था के आविष्कार से होता है। दूसरी ओर जो नवाचार है उसका तात्पर्य आविष्कार का उपयोग करते हुए नए उत्पाद, सेवा का व्यावसायिक उत्पादन एवं वितरण करना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नवाचार है और आविष्कार है दोनों सेम नहीं होते, उनमें अंतर होता है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, नवाचार लघु, मध्यम तथा वृद्ध स्तरीय उद्यमी ही करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि जो नवाचार होता है, जो इनोवेशन होता है, वो छोटे उद्यमी, लघु उद्यमियों के लिए थोड़ा सा दिक्कत बात होती है, क्योंकि कुछ इनोवेटिव करने के लिए आपको वित्तीय जो या धन है उसकी आवश्यकता होती है। तो जो छोटे उद्यमी होते हैं वो इस चीज़ से कतराते हैं क्योंकि उनके पास धन की कमी होती है। लेकिन जो बड़े मध्यम या वृद्ध स्तरीय उद्यमी होते हैं उनके पास धन की छोटे उद्यमियों की तुलना में धन अधिक मात्रा में होता है, तो वो नवाचार कर पाते हैं और लगातार कर पाते हैं। उनके लिए इस चीज़ में उनको इसका एक बेनिफिट मिलता है। अब हम अगर बात करें नवाचार के प्रकार अथवा प्रारूप, मतलब नवाचार किन किन प्रकार या प्रारूप में मार्केट में या आपको देखने को मिलता है, तो इसमें हम बात करें सबसे पहला मौलिक या आधारभूत तथा क्रमागत नवाचार, मतलब रेडिकल एंड इंक्रीमेंटल, मतलब आपको कुछ क्रमागत लगातार कुछ ना कुछ उसमें नया होता रहता है, उसे भी हम मौलिक या आधारभूत तथा क्रमागत नवाचार कहते हैं। मौलिक से हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो नवाचार पूर्णतः नए प्रकार के ज्ञान एवं तकनीक के उपयोग से किया जाता है उसे मौलिक या आधारभूत नवाचार कहते हैं। ऐसे नवाचार में विद्यमान ज्ञान एवं तकनीक का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, मतलब इसमें अभी जो प्रेजेंट में मार्केट में जो टेक्निक्स या ज्ञान है उसका यूज़ नहीं किया जाएगा, पूर्णतः यह नया ज्ञान और नई टेक्निक पर आधारित होगा। क्रमागत का हम कह सकते हैं कि क्रमागत नवाचार से आशय ऐसे नवाचार से है जिसमें विद्यमान उत्पाद अथवा सेवा में सुधार या परिवर्तन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूटर, कार, टीवी जो पहले से ही प्रेजेंट है लेकिन उनमें कुछ नई टेक्निक का यूज़ करते हुए उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। दूसरा जो उसका प्रकार है नवाचार का वो है तकनीकी एवं प्रबंधकीय नवाचार। तकनीकी नवाचार वे हैं जिनमें किसी उत्पाद या सेवा के भौतिक स्वरूप में या उसके निष्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन आ जाता है। मतलब टेक्निकली हम बात करें तो उसमें कुछ नई टेक्निक अगर आप उसमें ऐड करते हैं तो उसके भौतिक स्वरूप में किसी न किसी प्रकार की का परिवर्तन आ जाएगा, या उसके कार्य करने की जो शैली होगी या कार्य करने का जो उसका एफिशिएंसी होगी उसमें परिवर्तन आ जाएगा। प्रबंधकीय नवाचार से हम कह सकते हैं कि वे संस्था की संगठनात्मक संरचना एवं प्रशासकीय प्रक्रियाओं में परिवर्तन होता है। ऐसे नवाचार से उत्पाद, सेवा की आपूर्ति एवं प्रस्तुति की प्रक्रिया में परिवर्तन आता है। इनसे उत्पाद
या सेवा के भौतिक लक्षणों में परिवर्तन नहीं होता। मतलब एक जो इसमें जो इनोवेटिव होता है, एक कंपनी के प्रबंधकीय और प्रशासकीय ढांचे में कुछ फेरबदल किया जाता है, उसमें उसके उत्पाद या सेवा के भौतिक स्वरूप या लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला जो प्रारूप है, उत्पाद तथा प्रक्रिया नवाचार। नवाचार दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, जिन्हें उत्पाद एवं प्रक्रिया नवाचारों के नाम से जाना जाता है। जब किसी नवाचार के परिणाम स्वरूप उत्पाद के भौतिक लक्षणों के उत्पाद या सेवा के निष्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन होता है, अथवा किसी उत्पाद या सेवा के स्थान पर नए उत्पाद या सेवा को प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे उत्पाद नवाचार कहते हैं। यानी कि अगर कुछ प्रोडक्ट के लुक में, उसके ब्रांड, उसकी रंग में, साइज़ में, आकार में अगर कुछ परिवर्तन होता है, या सेवा में हम कुछ नया ऐड करते हैं, तो हम उसे उत्पाद का परिवर्तन कहते हैं। और अगर उसमें और अगर हम प्रक्रिया नवाचार से बात करें, तो उस नवाचार से जिसके परिणाम स्वरूप किसी उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया में परिवर्तन होता है। इसमें हम सेवा या उत्पाद के वितरण एवं प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया में जो परिवर्तन होता है, उसे हम प्रक्रिया नवाचार कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नवाचार के लाभ और महत्व के बारे में, कि एक इनोवेशन हम करते हैं तो उसके क्या क्या लाभ और उसके महत्व होते हैं। नवाचार के जो लाभ हैं, जैसे कि सबसे पहला है अधिक अच्छे उत्पाद, कि ग्राहकों को अधिक अच्छे उत्पाद प्राप्त होते हैं नवाचार से। प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार। दूसरा जो पॉइंट है, लागत में कमी। अगर हम कुछ इनोवेशन करते हैं तो आपके प्रोडक्ट की जो लागत है उसमें कमी आती है, क्योंकि जब नवाचार करते हैं तो उसमें नई तकनीकी ज्ञान एवं बाजार संबंधी ज्ञान का उपयोग किया जाता है। इसलिए जब हम नए कुछ काम करते हैं तो उसमें उपयोग से या तकनीक से या प्रशासकीय प्रक्रिया में कुछ सुधार किया जाता है। इसकी वजह से जो प्रोडक्ट या सेवा है उसकी लागत में कमी आती है। तीसरा है प्रतिस्पर्धी क्षमता में सुधार। नवाचार एक वह महत्वपूर्ण साधन है स्टूडेंट, जिससे उद्यमी अपने संस्था की प्रतिस्पर्धी क्षमता में सुधार कर सकता है। जैसे कि मार्केट में आप जानते हो कि नंबर ऑफ प्लेयर या नंबर ऑफ जो फर्म्स हैं वो बहुत सारी होती है, तो उनसे आपको प्रतिस्पर्धा करनी होगी। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है, तो आप उनसे प्रतिस्पर्धा आसानी से कर सकते हैं। अगला है उपभोक्ताओं की संतुष्टि। नवाचार अपनाने से उत्पादों के गुणों, उनकी विशेषताओं में सुधार होता है। इसकी वजह से जो आपके उपभोक्ता हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी संतुष्टि होती है। अगला है ग्राहकों की निष्ठा। नवाचार करने से उद्यमी अपने ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध करा पाता है। वह उन्हें कम लागत पर बेहतर उत्पाद भी उपलब्ध करा पाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो ग्राहक हैं उनके लिए आपके उत्पाद की निष्ठा बढ़ जाती है। अगला है कर्मचारियों को प्रेरणा, मतलब एम्प्लॉइज़ को आपको प्रेरणा मिलती है। नवाचार करने एवं अपनाने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब अगर आपको इनोवेशन करते हैं तो उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ को तैयार करना होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत सी बार होता है कार्य करने के जो घंटे होते हैं या के वर्किंग आवर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उनके लिए उनको पहले से उनको मोटिवेट करना होता है, उनको प्रेरित करना होता है, ताकि वो उस इनोवेटिव काम को करने के लिए संस्थान के साथ आ जाएं। सातवां है या 7 जो पॉइंट है, उपक्रम का विकास एवं विस्तार। नवाचार उपक्रम के विकास एवं विस्तार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। विद्यमान उत्पादों में सुधार से संस्था का उत्पादन एवं विक्रय बढ़ता है, जिसके कारण नवाचार करने से नए नए उत्पादों का विकास भी होता है। अगला जो पॉइंट है, उद्यमिता का विकास। नवाचार की प्रवृत्ति उद्यमिता के विकास में भी योगदान देती है। अगर आप कुछ इनोवेटिव करते हैं तो एंटरप्रेन्योर की जो डेवलपमेंट है उसमें भी नए नए व्यक्ति उसमें प्रवेश करते हैं। नवाचार उद्यमी का महत्वपूर्ण उपकरण ही हम कह सकते हैं कि इनोवेशन ही होता है। उपक्रम की सफलता एवं अस्तित्व। नवाचार उपक्रम की सफलता एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। जो उपक्रम नवाचार की प्रक्रिया को जारी नहीं रखता उसका अस्तित्व ही संकट में
पड़ जाता है, क्योंकि जो भी आपको व्यक्ति या जो भी उपक्रम उद्यमी है उसको कुछ ना कुछ करना होता है या करते रहना चाहिए, तभी वो मार्केट में बना रहेगा, वरना उसे मार्केट से आउट होना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है, संस्था की ख्याति एवं छवि। नवाचार अपनाने वाली संस्था अच्छे सस्ते एवं नए उत्पाद उपलब्ध करा पाती है। इसी से उसकी संस्था की जो ख्याति है उपभोक्ताओं में लगातार बढ़ती रहती है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नवाचार में बाधाएं, कि नवाचार करते वक्त कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, जिसमें दो तरह की बाधाएं होती है बड़े रूप से, आर्थिक बाधाएं और संगठनात्मक बाधाएं। तो पहले हम आर्थिक बाधाओं के रूप में बात करेंगे। जो आर्थिक बाधाएं हैं, जैसे कुछ इनोवेशन हम करते हैं तो उसमें संसाधनों की कमी होती है, क्योंकि सभी के पास वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते जिससे वो हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव कार्य कर सकें। दूसरा है आय में कमी का भय। ये भय हमेशा एक व्यवसाय को बना रहता है कि अगर वो कुछ नया प्रोडक्ट या नई सेवा मार्केट में प्रस्तुत करता है अपने भावी उपभोक्ताओं को या वर्तमान उपभोक्ताओं को, तो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उसका इनोवेशन मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता है तो हमेशा उसकी आय में कमी का भय बना रहता है। तीसरा है नवाचार में निवेश की प्रेरणा का अभाव, कि बहुत से जो उद्यमी हैं वो कुछ जो परंपरागत रूप से जो चला जो काम आ रहा है वो उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनमें कुछ नया करने की प्रेरणा का अभाव हमेशा बना रहता है। अगला संकट में पड़ने का भय, क्योंकि बहुत सी बार होता है कि अगर आपने कुछ इनोवेटिव कार्य किया और ग्राहकों ने उसे स्वीकार नहीं किया तो ये आपके लिए एक बहुत बड़े संकट की बात हो जाती है। अगला है बहिर्गमन की भारी कीमत। कभी कभी संस्था नवाचार करके विद्यमान उत्पादों के उत्पादन को बंद करना अथवा विद्यमान उत्पादन तकनीक को छोड़ना चाहती है, किंतु ऐसा करना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारा व्यय होता है। इसलिए वो उसे जो पुराने जो उत्पाद है उसको हटाने में वो हमेशा उसको बचना चाहती है। स्टूडेंट, जो सेकंड नंबर की जो जैसे बाधाएं हैं वो है संगठनात्मक बाधाएं, कि संगठन में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं आपको कुछ इनोवेटिव काम करने के लिए। तो इसमें क्षमताओं का अनुपयोगी होना, कि नवाचार करने से कभी कभी संस्था की विद्यमान क्षमताएं कम नहीं आ पाती और वे काम नहीं आ पाती और अनुपयोगी पड़ी रहती हैं। ऐसे में नवाचार में बाधा आती है तो नवाचार सफल नहीं हो पाता। दूसरा, क्षमतावान कर्मचारियों का उपलब्ध न होना। नवाचार के क्षमतावान योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और बहुत सी बार ऐसे कर्मचारियों की कमी होती है। तीसरा है प्रबंधकों में भय, कि हमेशा प्रबंधकों में भय रहता है कि अगर कोई इनोवेटिव काम अगर वो करते हैं तो उनकी सत्ता में कम मतलब सा भय होता है कि जो प्रबंधक की उसकी नौकरी भी जा सकती है अगर कुछ इनोवेटिव करता है और मार्केट में वो सक्सेस नहीं हो पाता, तो जो प्रशासन है उसको वहाँ से नौकरी से हटा सकता है। भावनात्मक लगाव, कभी कभी कुछ प्रबंधकों का विद्यमान उत्पादों और तकनीकों के साथ भावनात्मक लगाव होता है, तो वो उन विद्यमान उत्पादों और तकनीक को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो कुछ नया इनोवेटिव काम करने से बचते हैं। दूसरा है प्रबंधकों की विचारधारा। सभी प्रबंधकों के निर्णय उनकी विचारधारा से प्रभावित होते हैं तथा प्रत्येक की विचारधारा कुछ ठोस तर्कों पर आधारित होती है। ऐसे तर्क आधुनिक अथवा पुरातनवादी हो सकते हैं, इसलिए जो प्रबंधक होते हैं वो कुछ नया इनोवेटिव करने से बचते हैं। जो परंपरागत जो कार्य होता है वो उसी को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आगे जो है वो है नवाचार प्रक्रिया, इनोवेशन जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, क्योंकि यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, उसमें कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे कि उद्देश्यों का निर्धारण, कि जब आप कुछ इनोवेशन करते हैं तो आपके उद्देश्य क्या है उस इनोवेशन को करने के लिए। नवाचार अवसरों एवं खतरों का विश्लेषण, कि कौन कौन से जो अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ थ्रेट्स आपके पास में आएगी जब आप कुछ इनोवेशन करेंगे, तो उनका विश्लेषण करना जरूरी है। क्षमताओं एवं कमियों का आकलन, कि आपके की कौन कौन सी आप में क्षमता और कमियां हैं उस इनोवेशन को करने की, उसका आकलन आपको पहले करना होगा। उत्पाद या व्यवसाय का निर्धारण, कि आप कौन सा उत्पाद या व्यवसाय का निर्धारण आपको सबसे उसके बाद करना होगा, ताकि आप कुछ वो जो इनोवेशन कर रहे हैं वो काम सक्सेस होगा या नहीं। फिर व्यवसायिक व्यू रचना का निर्धारण, कि आप बिजनेस जो आपकी व्यू स्ट्रेटजी है वो आप किस तरह से फॉलो करेंगे मार्केट में, इसका भी आपको पूर्व निर्धारण करना होता है। फिर नवाचार
व्यू रचना, मतलब इनोवेशन के लिए आप कौन सी व्यू रचना का निर्धारण करेंगे, इसका भी पहले से आपको कार्य करना होगा। फिर है संगठन संरचना का निर्माण और अनुवर्तन। अनुवर्तन यानी कि फॉलोअप। अगर आप इनोवेशन कार्य करते हैं तो मार्केट में जैसे आप उसे प्रोड्यूस करते हैं या मार्केट में उसको प्रदर्शित करते हैं ग्राहकों उपभोक्ताओं के लिए, तो उनका फॉलोअप क्या है, वो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये जो 8 पॉइंट है, इन 8 पॉइंट का चरणबद्ध रूप से फॉलोअप करके इनका कार्य करके ही एक जो उद्यमी है वो नवाचार कर सकता है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।